साथियों 7 अक्टूबर 1950 तिब्बत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इसी दिन चीन की सेना पीएलए जबरदस्ती तिब्बत में घुस आई और शांति से रहने वाले इस खूबसूरत देश पर कब्जा कर लिया। जिसने भी इस जबरदस्ती के कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई उन लोगों को मार दिया गया। एक समय था जब पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तिब्बत का अपना सिक्का चलता था। 8वीं सदी के बीच में तिब्बत के महान राजा त्रिशोंग देशसन ने चीन के सबसे बड़े तेंग राजवंश को धूल चटा दी थी और चीन की राजधानी चोंगओन पर भी अपना कब्जा कर लिया था। ऐसे राजा थे तिब्बत के। लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि चीन अपनी सैन्य ताकत के दम पर एशिया में बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने तिब्बत को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन ने तिब्बत को गुलाम बना लिया? शुरू से समझे तो तिब्बत हमेशा से एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति वाला एक आजाद देश था, जो सदियों से चीन के पड़ोस में अपनी अलग पहचान रखता था। इसे दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। इसका इतिहास कई हजार साल पुराना है दोस्तों। पहले यह 3 बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। पहला यूतसंग, दूसरा आमदो और तीसरा खाम। 7वीं सेंचुरी में इन तीनों हिस्सों को मिलाकर एक मजबूत और संगठित तिब्बत देश की नींव डाली गई। इस पर राज करने वाला पहला खानदान यारलंग वंश बना, जिसके पहले राजा नामरी सोंगतसन थे। इनके ही समय में लहासा को तिब्बत की राजधानी बनाने की तैयारी शुरू हुई थी। साथियों 7वीं सेंचुरी से 9वीं सेंचुरी तक तिब्बत पूरे एशिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा। इस दौरान सोंगतसेन, गेम्पो, त्रिशोंग देशसन और रलपाचन जैसे महान राजाओं ने राज किया और तिब्बत का दबदबा पूरी दुनिया में फैला दिया। राजा त्रिशोंग देशसन ने तिब्बती सेना को इतना मजबूत बना दिया था कि दुश्मन देश की सेनाएं तिब्बत का नाम सुनकर कांपती थी। उस दौर में भी चीन और तिब्बत के बीच जमीन और सीमाओं को लेकर बहुत विवाद था। करीब 200 सालों तक दोनों देशों के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई चलती रही और एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश होती रही। लेकिन यह सब तब रुक गया जब चीन ने देखा कि तिब्बत बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना नामुमकिन है। तब चीन ने खुद आगे बढ़कर तिब्बत से दोस्ती और शांति का हाथ बढ़ाया। साथियों साल 821 से 822 में चीन और तिब्बत के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, जिसे सिनो तिब्बतन टेरिटरी कहते हैं। इस समझौते में साफ साफ लिखा गया था कि तिब्बती लोग तिब्बत में शांति से रहेंगे और चीनी लोग चीनी में शांति से रहेंगे। कोई भी एक दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करेगा और ना ही आंख उठाकर देखेगा। लेकिन 7वीं सेंचुरी से 9वीं सदी के बीच जहां तिब्बत में एक मजबूत राजाओं का शासन था, वहीं इसी दौरान तिब्बत में बौद्ध धर्म ने भी अपना कदम रखा। आने वाले समय में बौद्ध धर्म तिब्बत के लोगों की रग रग में बस गया और उनकी पहचान बन गया। इसकी शुरुआत राजा गेम्पो ने की थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल राजा गेम्पो ने 2 बौद्ध राजकुमारियों से शादी की थी। एक चीन की राजकुमारी थी और एक दूसरी नेपाल की राजकुमारी। ये दोनों पत्नियां जब तिब्बत आईं तो अपने साथ भगवान बुद्ध की पवित्र मूर्तियां, धार्मिक ग्रंथ और कलाकृतियां लेकर आईं। इनसे प्रभावित होकर राजा गेम्पो ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके समय में ही बौद्ध धर्म को तिब्बती दरबार और समाज का हिस्सा बनाया गया। लेकिन आम जनता पर बौद्ध धर्म का असली और गहरा असर तब देखा जब 755 ईस्वी में राजा देशसन ने गद्दी संभाली। वे बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी बने। उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे तिब्बत में फैलाने के लिए भारत और नेपाल से उस समय के सबसे महान बौद्ध विद्वानों जैसे आचार्यों और गुरुओं को तिब्बत बुलाया। उन्होंने भारतीय बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करवाया। इसके बाद ही तिब्बत में समय जैसे कई बड़े और ऐतिहासिक मठों की स्थापना हुई। इसके बाद तिब्बत के राजा, वहां की जनता और पूरा कल्चर बौद्ध धर्म के रंग में पूरी तरह रंग गया। एक तरफ बौद्ध धर्म तिब्बत की आत्मा बन चुका था तो दूसरी तरफ धीरे धीरे तिब्बत के राजा कमजोर होने लगे और उनका साम्राज्य बिखर गया। इसका फायदा उठाकर 13वीं सदी यानी कि साल 1240 में मंगोलों, चंगेज खां के वंशजों ने तिब्बत पर हमला कर दिया। इसके बाद मंगोलों ने चीन के भी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मंगोल शासकों ने तिब्बत के बौद्ध धर्म और वहां की व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंगोल राजा गोदान खां खुद बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हो गए थे। साल 1247 में गोदान खान की मुलाकात तिब्बत के एक महान गुरु साक्य पंडित से हुई थी। उनसे प्रभावित होकर मंगोल राजा ने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण दे दिया। यही वजह थी कि मंगोल के आने के बाद भी तिब्बत का
बौद्ध धर्म से नाता और गहरा होता गया और वहां गुरु शिष्य का एक पवित्र रिश्ता बन गया। इसके बाद तिब्बत में शासन बदलते रहे और चीन में भी कई नए राजवंश आते रहे, लेकिन चीन की एक गंदी आदत कभी नहीं बदली। तिब्बत को हड़पने का उसका सपना पहले था और जब तक तिब्बत को ले नहीं लिया तब तक था। दोनों देशों के बीच समय समय पर झड़पें होती रहीं। फिर साल 1642 में से 1645 के बीच तिब्बत को एक महान नेता मिले जिनका नाम था डबंग लोब्संग ग्यात्सो। उन्होंने बिखरे हुए तिब्बत को फिर से एक किया। वे तिब्बत के 5वें दलाई लामा यानी कि 5th दलाई लामा बने। वे सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे बल्कि तिब्बत के पहले राजनीतिक राजा भी बने। उन्हें इतिहास में द ग्रेट 5th कहा जाता है और उन्होंने ही लहासा में दुनिया के सबसे खूबसूरत पोटाला पैलेस को बनवाना शुरू किया था। इसके बाद कई दशकों तक तिब्बत एक आजाद और आत्मनिर्भर देश के तरह शान से जीता रहा, लेकिन तिब्बत की इस आजादी को 1717 में फिर से मंगोल की नजर लग गई। मंगोलों ने तिब्बत पर हमला करके लहासा पर कब्जा कर लिया, मगर ठीक 3 साल बाद यानी 1720 में चीन की चिंग राजवंश तिब्बत की मदद करने के बहाने बीच में कूद पड़ा। चीन ने मंगोलों को तो वहां से भगा दिया, लेकिन खुद तिब्बत के पूर्वी हिस्सों पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। चीन ने तिब्बत के बाकी हिस्सों को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया और उसे एक कमजोर संरक्षित राज्य बना दिया। चीन ने तिब्बत पर अपना दबदबा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उस दौर में चीन का यह चिंग साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि उसने नेपाल, वियतनाम, कोरिया और मंगोलिया के भी कई इलाकों पर अपना असर बना लिया था। परंतु भारत इस चीनी प्रभाव से पूरी तरह बचा रहा, क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजों यानी ब्रिटिश राज की एंट्री हो चुकी थी। जल्दी अंग्रेजों की नजर तिब्बत की रणनीतिक लोकेशन पर पड़ी। उस समय दुनिया की 2 महाशक्तियां ब्रिटिश साम्राज्य और रशियन साम्राज्य के बीच एशिया पर कब्जे के लिए एक सीक्रेट जंग चल रही थी, जिसे ग्रेट गेम कहा जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि अगर तिब्बत पर उनका कंट्रोल हो गया तो वे रूस को रोक पाएंगे। साथ ही ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट यानी 2 बड़े दुश्मनों के बीच एक शांत बीच का देश था, जिसका शांत रहना अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा तिब्बत के रास्ते होने वाले व्यापार से अंग्रेज खूब पैसा कमाना चाहते थे। जब अंग्रेजों को डर सताने लगा कि रूस कहीं दलाई लामा को अपने पक्ष में न कर ले, जिससे भारत की सीमा पर खतरा आ जाए, तो साल 1903 से 1904 में अंग्रेजों ने कर्नल फ्रांसिस यंगसवैड ने यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना को तिब्बत पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस अभियान का एक ही मकसद था, रूस को तिब्बत से दूर रखना। अगस्त 1904 में ब्रिटिश सेना ने तिब्बत की राजधानी लहासा पर कब्जा कर लिया और तिब्बत के अधिकारियों को डराकर जबरदस्ती लहासा कन्वेंशन नाम का एक समझौता साइन करवाया। इस समझौते से अंग्रेजों को तिब्बत में व्यापार करने की छूट तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों ने तिब्बत को सिर्फ एक स्वायत्त ऑटोनॉमस इलाका माना। उसे दुनिया के सामने एक पूरी तरह आजाद और स्वतंत्र देश का कानून दर्जा दिलाने में कोई मदद नहीं की। इसके ठीक 2 साल बाद दोस्तों 1906 में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत चीन के साथ एक नया समझौता किया, जिसे सीनो ब्रिटिश कॉन्फ्रेंस ऑफ 1906 कहते हैं। इस समझौते में अंग्रेजों ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को एक तरह से मान लिया। अंग्रेजों ने वादा किया कि वे तिब्बत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, बशर्ते चीन भी किसी दूसरे देश और जैसे रूस को वहां न घुसने दे। इस समझौते का सबसे बुरा असर यह हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी ग्लोबल राजनीति के चक्कर में तिब्बत को चीन की दया पर छोड़ दिया। तिब्बत के भविष्य का फैसला अंग्रेजों और चीन ने मिलकर कर लिया और तिब्बत के लोगों से पूछा तक नहीं था। साल 1911 से 1912 में कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। चीन में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसके कारण चीन का पुराना चिंग राजवंश हमेशा के लिए खत्म हो गया और चीन एक रिपब्लिक बन गया। लेकिन इसके तुरंत बाद चीन के अंदर गृह युद्ध और आपसी लड़ाई शुरू हो गई। चीन को कमजोर और आपस में लड़ता देख तिब्बत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तिब्बत ने लहासा से बचे कुचे चीनी सैनिकों और अफसरों को मार भगाया और उस समय के 13वें दलाई लामा ने साल 1913 में तिब्बत को पूरी तरह से एक स्वतंत्र और आजाद देश घोषित कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि तिब्बत एक धार्मिक और पूरी तरह आजाद राष्ट्र है और उसका चीन से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन तिब्बत की यह पूरी आजादी चीन और ब्रिटिश राज दोनों को ही पच नहीं रही थी, क्योंकि वे तिब्बत को सिर्फ अपने बीच की एक दीवार यानी कि बफर स्टेट बनाकर रखना चाहते थे। इसी को देखते हुए साल 1914 में अंग्रेजों ने शिमला में चीन, तिब्बत और भारत के बीच एक बैठक बुलाई, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन यह समझौता पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि चीन ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। हालांकि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच यह समझौता साइन हो गया और इसी के तहत भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन को आधिकारिक बॉर्डर माना गया। इस बैठक में अंग्रेजों ने तिब्बत को चीन के अधीन एक स्वायत्त ऑटोनॉमस क्षेत्र तो माना, लेकिन चीन की अड़ंगनेबाजी के कारण तिब्बत को दुनिया के नक्शे पर एक पूरी तरह स्वतंत्र देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि आने वाले करीब 40 सालों तक तिब्बत व्यवहारिक रूप से एक पूरी तरह आजाद देश की तरह अपनी सरकार चलाता रहा। इस दौरान तिब्बत का अपना राष्ट्रीय झंडा था, उसकी अपनी सेना थी, अपना खुद का सिक्का था और करेंसी थी, और यहां तक कि उनका अपना पासपोर्ट भी था, जिससे वह विदेशों की यात्रा करते थे। चीन इस दौरान तिब्बत पर अपना झूठा दावा तो करता रहा, लेकिन खुद के देश में चल रहे गृह युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और कम्युनिस्ट की आपसी लड़ाई के कारण वह तिब्बत पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन साल 1949 में चीन का यह अंदरूनी गृह युद्ध खत्म हो गया और वहां एक नई और खतरनाक ताकत का जन्म हुआ, जिसने तिब्बत की सुख शांति को हमेशा के लिए छीन लिया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और माओ जेडोंग वहां के सुप्रीम लीडर और सर्वेसर्वा बन गए। माओ जेडोंग के सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहला और खतरनाक ऐलान यह किया कि वे तिब्बत को आजाद कराएंगे और उसे अपने मुख्य देश चीन में मिला लेंगे। माओ जेडोंग का मानना था कि तिब्बत चीन की हथेली है और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम व अरुणाचल उसकी 5 उंगलियां हैं, जिन्हें वे चीन का हिस्सा मानते थे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी भी कीमत पर तिब्बत को हड़पना चाहती थी। इसके लिए माओ जेडोंग ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA को आदेश दे दिया कि वे तिब्बत की सीमाओं पर आगे बढ़ें और ताकत के बल पर तिब्बत की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूत कर दें। एक तरफ चीन की लाखों की विशाल फौज थी, जिसके पास आधुनिक बंदूकें, टैंक और सोवियत संघ के खतरनाक सैन्य हथियार थे, तो दूसरी तरफ तिब्बत की छोटी सी सेना थी, जिसके पास ना तो आधुनिक हथियार थे और ना ही वे किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार थे। हालांकि तिब्बत सरकार ने कुछ साल पहले अपनी सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के कुछ रूढ़िवादी धार्मिक गुरुओं के विरोध के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए थे। सबसे बड़ी गलती यह हुई कि साल 1930 और 1940 के दशक में तिब्बत ने दुनिया के दूसरे बड़े देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक रिश्ते नहीं बनाए थे और ना ही संयुक्त राष्ट्र यानी UN की सदस्यता ली थी, जो इस मुश्किल घड़ी में चीन के इस अवैध हमले को रोक सके। साल 1949 से 1950 में जब संकट सिर पर आ गया, तो तिब्बत सरकार ने दुनिया से मदद की आखिरी गुहार लगाई। उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका और भारत को चिट्ठियां लिखी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांगा। उन्होंने माओ जेडोंग को भी खत लिखकर साफ कहा कि तिब्बत एक आजाद देश है और वह अपनी रक्षा करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत और ब्रिटेन ने तिब्बत को चीन से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की सलाह दी। इसी के तहत दिल्ली में तिब्बत और चीन के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई, जहां चीनी राजदूत ने तिब्बत के सामने 3 शर्तें रखी। पहली कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानना होगा, दूसरी कि तिब्बत की रक्षा की जिम्मेदारी चीन की होगी और तीसरी कि तिब्बत के विदेश मामलों और व्यापार भी चीन ही देखेगा। चीन के हमले के डर से तिब्बत के प्रतिनिधि बातचीत तो करना चाहते थे, लेकिन वे तिब्बत की आजादी और स्वायत्तता से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। लहासा में बैठे तिब्बत सरकार और वहां की जनता ने चीन की इन गुलामी वाली शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। जब शांति से बात नहीं बनी, तो चीन ने अपनी असली औकात दिखाई और सेना के दम पर तिब्बत को कुचलने का फैसला ले लिया। 7 अक्टूबर 1950 को चीन की PLA ने आधिकारिक रूप से तिब्बत पर हमला कर दिया। हजारों लाखों चीनी सैनिक तिब्बत की सीमा में घुस गए। चीनी सेना पूर्वी तिब्बत के खाम इलाके से बहुत तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने तिब्बत की सीमा चौकियों को तबाह कर दिया और पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण शहर चमुदो पर कब्जा कर लिया। चीनी सेना ने तिब्बती सेना के कमांडर डापो डवांग
जिग्मे और उनके सैनिकों को चारों तरफ से घेरकर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया को शांति सिखाने वाले तिब्बत की पवित्र धरती पर चीन ने बंदूकों के दम पर कत्लेआम मचाया। तिब्बत के सैकड़ों सैनिक मारे गए और वहां की सरकार पूरी तरह लाचार हो गई। इस भयानक और इमरजेंसी जैसी हालत को देखते हुए तिब्बत की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र के 14वें दलाई लामा को समय से पहले ही तिब्बत का सर्वोच्च नेता और राजा घोषित कर दिया, क्योंकि तिब्बत की जनता दलाई लामा को ही अपना भगवान और रक्षक मानती थी। लेकिन चीनी सेना ल्हासा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए दलाई लामा के पास भी तुरंत कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर तिब्बत के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए चीन की राजधानी बीजिंग जाना पड़ा। बीजिंग में तिब्बत के प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत हुई वह असल में बातचीत नहीं बल्कि चीन की एक सोची समझी साजिश और ब्लैकमेलिंग थी। चीनी सरकार ने तिब्बत के सामने पहले से तैयार एक दस्तावेज रख दिया, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट यानी 23 मई 1991 कहा जाता है। तिब्बती प्रतिनिधियों को डराया धमकाया गया और कहा गया कि अगर उन्होंने इस पर साइन नहीं किए तो चीनी सेना पूरी राजधानी ल्हासा को बम से उड़ा देगी और एक भी तिब्बती को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहां तक कि चीनी अधिकारियों ने जाली नकली मोहरों का इस्तेमाल करके तिब्बती प्रतिनिधियों से जबरदस्ती उस कागज पर दस्तखत करवा दिए। इस समझौते के पहले ही पॉइंट में लिखा था कि तिब्बत के लोग अब अपने मूल देश चीन में वापस लौट रहे हैं, यानी तिब्बत अब आधिकारिक रूप से चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि तिब्बत के लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए चीन ने कागज पर यह झूठा वादा भी किया कि वे तिब्बत के बौद्ध धर्म, वहां के मठों और दलाई लामा की पावर को नहीं बदलेंगे। दलाई लामा और तिब्बत सरकार को इस धोखे से बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन अपनी जनता को चीनी सेना के कत्लेआम से बचाने के लिए अंत में 16 साल के दलाई लामा को भारी मन से इस समझौते को स्वीकार करना पड़ा। चीन ने धोखे से तिब्बत पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वह अपने वादों पर कभी नहीं टिका। यह 17 पॉइंट एग्रीमेंट तिब्बत की आजादी का अंत था। बौद्ध धर्म और संस्कृति का सम्मान करने का चीन का नाटक कुछ ही सालों में खत्म हो गया। चीन एक एक करके अपने ही वादों से मुकर गया। उसने तिब्बत के पारंपरिक राजनीतिक सिस्टम को खत्म करना शुरू किया और वहां के मठों और लामाओं पर कम्युनिस्ट विचारधारा थोपना शुरू कर दिया। साल 1954 में दलाई लामा खुद बीजिंग गए, जहां उन्होंने माओ जेडोंग और चाओ एन लाई से मुलाकात की। शुरुआत में दलाई लामा को लगा था कि चीन तिब्बत की विकास में मदद करेगा, लेकिन जल्द ही उन्हें माओ जेडोंग के असली इरादे समझ आ गए। एक मीटिंग के दौरान माओ ने दलाई लामा के मुंह पर कह दिया कि धर्म एक जहर है। चीन विकास के बहाने तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने लगा था। चीन का मकसद था तिब्बत के कल्चर को पूरी तरह खत्म करके उसे चीनी रंग में रंग देगा। इसके लिए चीन ने पूर्वी तिब्बत में जबरन कम्युनिस्ट नियम लागू कर दिए, मठों की जमीनें छीन ली और बौद्ध भिक्षुओं को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। चीन के इस अत्याचार से तंग आकर पूर्वी तिब्बत के खाम्पा लड़ाकों ने चीन के खिलाफ हथियार उठा लिया और एक गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। साल 1956 में दलाई लामा बुद्ध जयंती के मौके पर भारत आए, जहां उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलकर तिब्बत पर हो रहे चीनी अत्याचारों की पूरी कहानी सुनाई। नेहरू जी की सलाह पर वे वापस तिब्बत तो लौट आए, लेकिन वहां हालत और बद से बदतर होते चले गए। चीन अपने हान कल्चर को तिब्बतियों पर थोप रहा था, जिससे तिब्बत की आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। चीन आजादी के नाम पर तिब्बत को अपना गुलाम बना चुका था और वहां के लोगों को भयानक यातनाएं दे रहा था। विद्रोह को कुचलने के लिए चीनी सेना ने गांवों के गांव जला दिए और पवित्र मठों पर बमबारी की। साल 1959 में तिब्बत के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और 10 मार्च 1959 को ल्हासा में चीनी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। लाखों तिब्बती सड़कों पर उतर आए। इसी बीच ल्हासा में चीनी सेना के कमांडर ने दलाई लामा को अपने मिलिट्री कैंप में एक नाटक देखने का बुलावा भेजा, लेकिन चीनियों ने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। शर्त यह थी कि दलाई लामा मिलिट्री कैंप में बिल्कुल अकेले आएंगे, उनके साथ उनका कोई भी बॉडीगार्ड या सुरक्षा गार्ड नहीं होगा और उनके आने की बात पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। इस अजीब शर्त को सुनते ही तिब्बत के लोगों और दलाई लामा के मंत्रियों को
समझ आ गया कि चीन दलाई लामा को किडनैप करने या उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहा है। अपने प्यारे दलाई लामा की जान खतरे में देखकर हजारों लाखों तिब्बती लोग दलाई लामा के महल नोरबिलिंका को चारों तरफ से घेरकर खड़े हो गए ताकि चीनी सेना दलाई लामा तक ना पहुंच सके। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और चीनी सेना ने महल पर हमला करने के लिए अपनी तोपें तैनात कर दी। 17 मार्च 1959 को जब स्थिति बिल्कुल हाथ से निकल गई और चीनी सेना ने महल के पास गोले बरसाने शुरू कर दिए, तब दलाई लामा ने तिब्बत के शाही ओरेकल से सलाह ली। ओरेकल ने दिव्य अवस्था में आकर साफ साफ निर्देश दिया कि दलाई लामा को आज ही रात तुरंत तिब्बत छोड़ देना चाहिए और उन्होंने भागने का सुरक्षित रास्ता भी बताया। उसी रात जब पैलेस के बाहर चीनी तोपों आग उगलने के लिए तैयार थी, दलाई लामा ने एक साधारण तिब्बती सैनिक के कपड़े पहने, अपना चश्मा हटाया, कंधे पर बंदूक टांगी और अपनी मां, बहन और कुछ वफादार मंत्रियों के साथ चुपचाप अंधेरे में महल से निकल गए। वे लहासा नदी को पार करके चीनी सैनिकों की आंख में धूल झोंकते हुए बेहद खतरनाक और बर्फीले पहाड़ी रास्तों से होते हुए दक्षिण तिब्बत की तरफ भाग निकले। उनके जाने के 2 दिन बाद ही चीनी सेना ने पूरे नोरबुलिंग महल पर भीषण बमबारी की, जिसमें हजारों मासूम तिब्बती प्रदर्शनकारी मारे गए। चीनी सेना ने पूरे लहासा शहर को मलबे में तब्दील कर दिया और उस पर अपना परचम लहरा दिया। इसी के साथ तिब्बत की बची कुची आजादी भी खत्म हो गई। लहासा से भागकर दलाई लामा भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। जब चीन सरकार को पता चला कि दलाई लामा उनके हाथ से निकल चुके थे, तो उन्होंने दलाई लामा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। चीनी फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक हिमालय के रास्तों पर ढूंढने लगे। एक बार तो चीनी विमान दलाई लामा के काफिले के बिल्कुल ऊपर से गुजरे, लेकिन खराब मौसम और तिब्बती कपड़ों के कारण वे उन्हें पहचान नहीं पाए। इस 2 हफ्तों के सफर में कड़कड़ाती ठंड, बर्फबारी, बिना खाने पीने के दलाई लामा और उनके साथियों ने बेहद दर्दनाक मुश्किलें झेली। इस कठिन समय में तिब्बती गोरिल्ला लड़ाकों को पर्दे के पीछे से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का सपोर्ट भी मिला था। कोल्ड वॉर के उस दौर में अमेरिका कम्युनिस्ट चीन के प्रभाव को रोकना चाहती थी। CIA ने तिब्बती लड़ाकों को अमेरिका के कोलोराडो में गोरिल्ला युद्ध की स्पेशल ट्रेनिंग दी थी और उन्हें हथियार भी सप्लाई किए थे, जिन्होंने दलाई लामा को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की। लगभग 2 हफ्ते लगातार पैदल चलने के बाद दलाई लामा तिब्बत की सीमा पार कर भारत पहुंचे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को संदेश भेजा और भारत की शरण मांगी। नेहरू जी ने तुरंत असम राइफल्स के जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए भेजा। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश किया, जहां भारत सरकार और वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे, जिसे आज लिटिल लहासा कहा जाता है, और वहां उन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन किया, जो आज भी वहीं से चलती है। दलाई लामा के तिब्बत छोड़ते ही चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से अपना क्रूर शिकंजा कस लिया और 28 मार्च 1959 को चीन ने तिब्बत की पारंपरिक सरकार को हमेशा के लिए बैन कर दिया और वहां तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के नाम पर अपना कम्युनिस्ट शासन थोप दिया। चीन ने तिब्बत के लोगों की आवाज को बेरहमी से कुचल दिया और वहां की जनसंख्या बदलने के लिए लाखों चीनी नागरिकों को तिब्बत में लाकर बसा दिया, ताकि तिब्बती अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएं। हालांकि CIA ने कई सालों तक नेपाल की सीमाओं से तिब्बती लड़ाकों को चीन के खिलाफ सपोर्ट देना जारी रखा, लेकिन चीन की इतनी विशाल और आधुनिक सेना के सामने वे टिक नहीं पाए। आखिरकार 1970 के दशक में जब अमेरिका ने अपने फायदे के लिए चीन से दोस्ती बढ़ानी शुरू की, तो उसने भी तिब्बतियों का साथ छोड़ दिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद तिब्बत में चीन का जुल्म और ज्यादा बढ़ गया। माओ जेडोंग की सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 के दौरान तिब्बत में तबाही का सबसे भयानक मंजर देखा गया। इस दौरान तिब्बत के 6000 से ज्यादा ऐतिहासिक बौद्ध मठों, अमूल्य किताबों और प्राचीन धरोहरों को डायनामाइट लगातार या हथौड़ा से तोड़कर पूरी तरह मिटा दिया गया। बौद्ध भिक्षुकों और भिक्षुणियों को जबरन मठों से निकालकर जेलों और लेबर कैंपों में डाल दिया गया, जहां उन्हें जानवरों की तरह
प्रताड़ित किया जाता था। चीन की गलत और क्रूर आर्थिक नीतियों के कारण तिब्बत के इतिहास में पहली बार भयानक अकाल पड़ा। जो तिब्बत कभी अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर था, वहां भुखमरी से लगभग 2 से 3 लाख मासूम तिब्बतियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल मिलाकर चीनी कब्जे के बाद से अब तक करीब 10 लाख से अधिक तिब्बतियों की मौत हो चुकी है। कुछ तिब्बती तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में यूएन में जाकर अपने आप को आग लगा दी, बस ये कहकर कि हमें तिब्बत को आजाद कराना है। ऐसे कितने तिब्बतियों ने अपने ऊपर आग लगा ली? 160 से अधिक तिब्बतियों ने अब तक ऐसा काम कर चुके हैं, जो अपने आप को आग के हवाले कर चुके हैं, केवल और केवल किस लिए? अपने देश को आजाद करने के लिए। चीन ने सिर्फ तिब्बती लोगों को ही गुलाम नहीं बनाया, बल्कि वहां के कीमती नेचुरल रिसोर्सेज को भी बेरहमी से लूटा। तिब्बत के घने और प्राचीन जंगलों को काट दिया गया, वहां की पवित्र नदियों पर जबरन बड़े बड़े बांध बनाए गए और पहाड़ों को खोदकर सोना, तांबा और दूसरे कीमती खनिज चीन भेज दिए गए। चीन का अत्याचार यही नहीं रुका दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपना खतरनाक परमाणु और जहरीला कचरा भी तिब्बत के सुनसान इलाकों में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वहां की पवित्र जमीन और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। इसी का नतीजा है कि आज तिब्बत दुनिया के सबसे ज्यादा पाबंदी और कड़े पहरे वाले इलाकों में से एक बन चुका है, जो एक हाई टेक जेल जैसा है। कभी आध्यात्मिक शांति, करुणा और प्राकृतिक खूबसूरती का प्रतीक रहा यह स्वतंत्र देश आज चीन के दमनकारी चक्रव्यूह में फंस चुका है, अपनी पहचान बचाने की आखिरी सांसें ले रहा है। हालांकि चीन के इस क्रूर शासन के खिलाफ 1987, 1989 और 1979 और 2008 में तिब्बत की धरती पर बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए हैं और सैकड़ों तिब्बतियों ने विरोध स्वरूप आत्मदाह आग भी लगाई है। लेकिन चीन की विशाल सेना और आधुनिक कैमरों और सर्विलांस के चुंगल से तिब्बत का आजाद होना फिलहाल एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक हकीकत बन चुका है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या तिब्बत हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या तिब्बत को कभी आजादी नहीं मिलेगी? क्या तिब्बत आजाद होना चाहिए? चाइना को वापस जाना चाहिए, गो बैक चाइना। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताइएगा। चाइना को वापस भेजना है। तिब्बत स्वतंत्र देश था, है और रहेगा, आजाद देश था, है और रहेगा। तिब्बत अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। चाइना को अपने पैर पीछे कर लेने चाहिए। आपकी राय क्या? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।